नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाला इतिहास चल रहा है उसके तहत आज हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आपका ये लेक्चर नंबर आज 20 होगा। देखो इसी में हमें क्या देखना है, इसमें हम देखेंगे कि किसान आंदोलन और किसान सभाएं कौन कौन सी हुई और ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन ये होता है जो व्यापारियों का संघ होता है, उसी को ट्रेड यूनियन कह दिया जाता है। और साम्यवादी दल किस प्रकार से भारत में प्रभावी हुए, इन सबके बारे में आज हमें यहाँ पर देखना होगा। देखो किसान आंदोलन कैसे हुए थे, किसान आंदोलन ने क्या भूमिका निभाई थी, तो किसानों का जो आंदोलन था वो देश के हित में था या फिर उनके अपने ही हित छिपे हुए थे। ये सब आज आपको इसी लेक्चर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहले हम शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन और किसान सभाओं की और उसके बाद में देखेंगे ट्रेड यूनियन को, क्योंकि दो टॉपिक इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों ही टॉपिक क्या हैं, छोटे हैं, तो एक ही वीडियो में ये समाहित हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे। देखो किसान आंदोलन और किसान सभा किस प्रकार से आयोजित हुई और किस प्रकार से इन्होंने अपना कार्य आगे किया, वो हमें यहाँ पर देखना है। अब देखो ये जो वीडियो होगा ना आपका, ये यूपीएससी और आपका यूपीपीएससी, पीओ, आरओ और एआरओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि ये जो आपका घटना चक्र का संग्रह है, ये पिछले 30 वर्षों के सवालों का ही संग्रह है। जितने पिछले 30 वर्षों में आयोग ने सवाल पूछे हैं वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे। देखो जब तक हम पिछले सवालों का एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आयोग चाहता क्या है, तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का विश्लेषण करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो अवध में होम रूलिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। जो होम रूलिंग किसने चलाया था? एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन का नाम दिया गया किसान सभा। अर्थात होम रूलिंग के जो आंदोलन के कार्यकर्ता थे, इन्होंने ही किसानों को संगठित किया और किसानों को संगठित करने के बाद में उसे एक नया नाम दे दिया किसान सभा। और फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। अर्थात उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसके फलस्वरूप हुई या किसका परिणाम था? ये होम रूल लीग का ही परिणाम था। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किसी हद तक जागरूक बनाया और इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था। और वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी किसान सभा को लेकर। और झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन जल्द ही आंदोलन एक नया चेहरा जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, जो थे बाबा रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और 1920 के मध्य वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। ये पूछ सकता है कि अवध किसान सभा का गठन किसके प्रयास से हुआ था? तो ये आप जानते हैं बाबा रामचंद्र के प्रयास से ही हुआ था। कब? 1920 में। और सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक रहे। कुल मिलाकर बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो की थी वो सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। इनके कृषि सुधार कार्य का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषकों का मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया। इसका अध्यक्ष जो बना था वो बने थे स्वामी सहजानंद और महासचिव जो बने थे वो एनजी रंगा को बनाया गया था। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा साहब ने ही की थी। एक आंदोलन जो 1921 से 22 तक चलेगा और कहाँ चलेगा? यूपी में चलेगा। के नेतृत्व में पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई
बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी, और किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार ने लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 में ही निरंतर अभियान चला चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। देखो, बारदौली की महिलाओं की ओर से जो सब उपाधि मिली थी वो गांधी जी के द्वारा मिली थी, ये ध्यान रखना। लेकिन दी किसने थी? महिलाओं ने। बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सितंबर 1940 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया, और इस आंदोलन में बरगदार होते थे बटाईदार, की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके एक तिहाई किया जाए तथा शेष दो तिहाई हिस्सा बरगदार अर्थात बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले में विशेष रूप से प्रभावित हुए, और आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना अर्थात तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे, और पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र बना अर्थात प्रमुख स्रोत बना था ये। और अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। अब देखो, इसमें इतना ही देखना है, और इसके बाद में हम देखेंगे इनके प्रश्न, ये प्रश्न आपके क्या क्या है। चलो, देखो, कहता है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वो था बिचौलिया बिचौलिया आंदोलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? देखो, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था, और 1915 में विजय सिंह पथिक इसके आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? देखो, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर भी थे, और मदन मोहन मालवीय थे। तो जवाहरलाल नेहरू इससे जुड़े हुए नहीं थे, तो आंसर आपका सी होगा। अवध में होम रूलिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया किसान सभा, और फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में इसके स्वरूप फूटा था। देखो, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका मतलब यही आपका पहला ही आंसर बनेगा कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। और को भी देख सकते हैं, देखो, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, ये नहीं था। साधुओं द्वारा नहीं चलाया गया था। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया, ये भी नहीं था। और निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन, ये भी नहीं था आपका। तो आंसर आपका ए ही लगेगा। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन ने एक नया चेहरा उभर कर आया, जो थे बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे एक मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 के मध्य वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। वह कौन था जो बाबा रामचंद्र के किसानों को संगठित किया? अर्थात वह कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? वह कौन था? देखो, वह कौन सा क्षेत्र था ये जानना चाह रहा है वो, तो वो क्षेत्र था आपका अवध। अवध में के किसानों को संगठित करने का काम बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट, 1930 के दशक में के विभिन्न भागों में निम्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे।
उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित करना। अच्छा, इनको देखो सुमेलित करेंगे, कैसे सुमेलित करना है वो देखो। जैसे सहजानंद सरस्वती ने जो आंदोलन चलाया था वो कहाँ चलाया था, ये पूछ रहा है। देखो सहजानंद सरस्वती कहाँ से थे, संबंधित बिहार से। उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो अब आपका खुदाई खिदमतगार, और खुदाई खिदमतगार जो था वो था आपका NWCF द्वारा। तो आंसर देखो, ए का 3 और बी का 4, देखो इसमें तो बी ही आपका आंसर लग जाएगा, ए का 3 और बी का 4। अब मिला लो, स्वामी रामानंद जो थे वो हैदराबाद से थे, और अब्दुल हमीद खां जो थे वो दक्षिणी असम से थे। तो आंसर आपका बी होगा इस प्रकार। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांत किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था, और पश्चिमोत्तर सीमा में खान अब्दुल खान गफ्फार के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार तत्व या लाल कुर्ती संगठन के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खान दक्षिण असम से संबद्ध थे। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? तो कौन जुड़े हुए थे? देखो स्वामी सहजानंद साहब, ये सक्रिय रूप से जुड़े थे। देखो हालांकि बाबा रामनंद नहीं थे, वो तो खैर बाबा रामचंद्र थे। इसका जो आंसर बनेगा वो बी ही बनेगा। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था, और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को ही चुना गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखो सरकार को लगान देना बंद करना ये नहीं था, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना ये भी नहीं था, सत्याग्रह की समाप्ति ये भी नहीं था, लगान का नगद रूप में परिवर्तन था। आंसर आपका डी बनेगा। एक आंदोलन 1921 से 22 के बीच में चला, नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों मुख्य केंद्र जो थी वो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के कुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए, और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती हुई मांग के कारण लगान का नगद रूप में रूपांतरण किया जाए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। आंसर आपका ए ही होगा। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांतरक्यान और पंचानन शर्मा, मुकुंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? देखो बिहार में जनजातीय आंदोलन से ये नहीं, बिहार में मजदूर आंदोलन से नहीं, बिहार में किसान सभा आंदोलन से। तो किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी स्वयं सहजानंद सरस्वती ने। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र में किसान आंदोलन की अगुवाई तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर आपका सी होगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखो ये हुए थे अखिल भारतीय के रूप में सचिव जो बने थे वो NG रंगा साहब ही बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा किसान कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? देखो ये हुआ था 1900, कब हुआ था? 1936 में हुआ था। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? देखो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था इसका लखनऊ में। आंसर आपका सी होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? वो अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर आपका बी। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? देखो बिहार के जनजातीय आंदोलन से रिपीट हुआ सवाल। बिहार के जनजातीय आंदोलन से ये भी नहीं था, बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध जुड़ा था। आंसर आपका सी होगा।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कहाँ किया था? गठन किया गया था, किस कारण किया गया था? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले, उनकी मृत्यु के ठीक पहले ये गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु के ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये थे कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर आपका ए होगा। अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 को गठित हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे बिहार में राजेंद्र प्रसाद। आंसर आपका ए होगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे ये संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। सुमेलित करना है फिर से। अब देखो सुमेलित कैसे करेंगे वो देखना है। देखो सत्याग्रह जो चला था, बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? वो होता सरदार वल्लभ भाई पटेल के। में एक का दो देखो। देखो अब ये भी हटा, ये भी हटा और ये भी हटा, तो आंसर क्या बनेगा? बी ही बन जाएगा। और उसके बाद में भारतीय किसान, यदि देखो एक भी, अब यदि आपको बारदौली सत्याग्रह के बारे में पता होता तो एक से ही आपका काम हो जाता। भारतीय किसान संस्थान वो एनजी रंगा, और बंगाल प्रजा पार्टी जो बनी थी वो बनी थी आपकी फजल हक के नेतृत्व में, और बर्खास्त संघर्ष जो आता वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के को लेकर हुआ था। 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुका में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की, और भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। 1929 में फजल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की, और 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बिहार का बर्खास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित था। बारदौली सत्याग्रह जो 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो किया था स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पीछे भी देखा आपने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी आपकी बारदौली सत्याग्रह में। आंसर आपका डी होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी, क्योंकि बारदौली की महिलाओं की तरफ से जो उपाधि मिली थी वो महात्मा गांधी के द्वारा मिली थी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई? तो बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी। आंसर आपका बी बनेगा। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो बंगाल के किसानों की जो मांग थी वो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करनी थी। हाँ जी, यही था आपका आंसर। यही आंसर लगेगा आपका। देखो, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गादारों अर्थात बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके एक तिहाई किया जाए, तथा शेष दो तिहाई हिस्सा बर्गादारों को। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो जो भूदान आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंसर आपका ए होगा। भूदान का अर्थ होता है भूमि दान करना। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ जो किया गया था वो 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। अब ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश अलग है और तेलंगाना अलग है, क्योंकि ये जो है 2014 में एक नया राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए, और 1955 के अंत तक भूदान आंदोलनों ने एक नया रूप धारण किया। वह ग्राम ग्राम दान का था, और ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहां वह सफल रहा। नेक्स्ट,
आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन उससे संबद्ध था? तो कौन सा संबद्ध था? तो पोचमपल्ली। पोचमपल्ली उससे संबद्ध था, तो सी आंसर होगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। आंसर आपका सी। भूदान आंदोलन किसने ने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो विनोबा भावे साहब ने शुरुआत की थी। कब? 1951 में। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी में से एक थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को में भूमि का वितरण करना था। अब ये तो हो गया इतना आपका किसान सभा से संबंधित। अब ट्रेड यूनियन के बारे में देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये भी यहीं समाप्त हो जाएगा। चलो देखो, ट्रेड यूनियन क्या थी? व्यापारियों का संघ था। तो वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजूमदार संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन हुआ। इसके शीघ्र बाद बंबई में दो और कलकत्ता में एक अर्थात भारतीय नाविक संघ और मद्रास में चार मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी और भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी साहब ने की थी। ये आप ध्यान रखना नाम को, एनएम जोशी ने की थी और 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। ये जो की गई थी एंड ये मान लो कि जो ट्रेड यूनियन थी, ट्रेड यूनियन की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी, जो आईएलओ है। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में और इसी के परिणाम स्वरूप ही भारत में ट्रेड यूनियन की शुरुआत होती है। श्रमिकों संगठनों ने आपसे आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय बने थे। ध्यान रखना, वो एनएम जोशी ने स्थापना की थी, लेकिन अध्यक्षता जो की थी पहली बार वो लाला लाजपत राय साहब ने की थी और उपाध्यक्ष जो बने थे जोसेफ वेपिस्टा बने थे। वेपिस्टा इंग्लिश नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना। महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे और इसका संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हो जाता है। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी उस समय जो रूस में क्रांति हो रही थी वो बोल्शेविक क्रांति के नाम से चल रही थी, के द्वारा की गई थी और एमएन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय ये थे। कौन? एमएन राय। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला और यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एमएन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया और सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो था वो 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन राय ने की थी और इसी सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात क्रांतिकारी साम्यवाद दल की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये तो इसका हो जाता है देखो कॉन्सेप्ट। इसके थोड़े से प्रश्न है, उनको भी क्वेश्चनों को भी यहीं पर पूरा कर लेते हैं। देखो, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो एनएम जोशी साहब ने की थी। ओ सॉरी, जो आपका आंसर बनेगा वो 1918 में। अच्छा, प्रथम मजदूर संघ की जो वो ट्रेड एनएम जोशी ने किसकी स्थापना की थी? उन्होंने की थी ट्रेड यूनियन की स्थापना। लेकिन ये पूछ रहा है कि मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया साहब ने। आंसर आपका बी लगेगा इसमें। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में प्रथम मद्रास में मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो वो की थी महात्मा गांधी ने। आंसर ए होगा आपका। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे लाला लाजपत राय साहब। अध्यक्ष यही बनेंगे पहले। नेक्स्ट, भारत में ट्रेड यूनियन अखिल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा की गई। कब? 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय भारतीय श्रम संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया
इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री जो बने थे वो दीवान चमनलाल बजाज बने थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। नेक्स्ट, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1920 में। आंसर आपका ए होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी लाला लाजपत राय ने। आंसर आपका सी होगा। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? फिर से सवाल इसने घुमाया और आंसर तो एक ही मिलेगा। आंसर आपका लाला लाजपत राय ही होगा। 1929 में नागपुर संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? फिर से किसने की थी? देखो देखो, नागपुर में जब इसका अधिवेशन हुआ था, अर्थात इसी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का विभाजन हो जाता है, तो 1929 में की थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ए आंसर होगा। देखो 1929 में कांग्रेस में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं AITUC, की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने NM जोशी और VB गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो को पहले भारतीय थे MN राय साहब, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये ही कहाँ गए थे? ये ही रूस भी गए थे। देखो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक पार्टी थी वहां पर के द्वारा की गई थी। और MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर मुखिया कौन थे? तो वो थे MN राय साहब। 17 अक्टूबर 1920 को MN राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किसके आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये थे आपके जो ट्रेड यूनियन के लोग थे, या फिर ये कह लो जो साम्यवादी लोग थे, वो इन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। तो आंसर सी होगा। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में MN राय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगारवेलु चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के ही विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, HC वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो ये हुआ था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। आंसर आपका सी होगा। तो 1929 से 33 के बीच में हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, HD वेल्स, हेराल्ड लास्की और रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? देखो इनका जो समय था वो 1926 से 1939 के बीच का था। तो आंसर बी होगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो था वो 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था MN राव साहब नहीं। ये कैसे थे? साम्यवादी दल के नेता थे। ये कह लो कि ये साम्यवादी लोग थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN राय ने की थी और सचिंदर नाथ सान्याल ने बंदी जीवन अर्थात नामक किताब की भी रचना की थी। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? देखो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो दल स्थापित किया गया था वो किया गया था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आंसर आपका बी होगा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल अर्थात रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल अर्थात CPI से टूटकर बनी थी। तो ये तो हो जाते हैं देखो आपके क्वेश्चन।
क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों ही टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसे हम देखेंगे लेक्चर नंबर अपने 21 के तहत हमें इसके बारे में देखना है। और देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और देखो जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ा रखी है विद कॉन्सेप्ट, यदि आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल कर देना, वहां भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।